हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन यानी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बहुत ही डिटेल में समझा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रसव तथा दुग्ध श्रवण यानी पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक, देखिए ये वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। इस पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस चैप्टर के प्रत्येक भाग को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रसव यानी पार्चुरेशन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पॉइंट वाइज लिखा गया है, एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक, आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि मानव में प्रेगनेंसी की अवधि लगभग 9 महीने होती है, जिसे गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इस चीज को हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मानव में प्रेगनेंसी यानी सगर्भता की जो अवधि होती है वो लगभग 9 महीने की होती है और इसी अवधि को कहते हैं गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट देखते हैं। अब क्या है कि प्रेगनेंसी के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु यानी फुल्ली डेवलप्ड फीटस गर्भाशय से बाहर आ जाता है। समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए प्रेगनेंसी के अंत में क्या होता है, प्रेगनेंसी जिसकी अवधि कितनी है, लगभग 9 महीने की, तो उस अवधि के अंत में यानी प्रेगनेंसी के अंत में क्या होता है कि गर्भाशय में जोरदार संकुचन होना शुरू हो जाता है। और ये गर्भाशय में ये जो संकुचन हो रहा है, ये वास्तव में कहाँ होता है, ये होता है, ये जो संकुचन है ये होता है गर्भाशय की दीवार के मायोमेट्रियम वाले लेयर में। देखिए हम लोग जब फीमेल का एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने गर्भाशय को पढ़ा था, तब हमने ये समझा था कि गर्भाशय की दीवार बनी होती है 3 लेयर से। जो बाहरी लेयर है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम और अंदर वाले लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक, तो बीच वाला जो लेयर है मायोमेट्रियम वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, यानी पेशीय स्तर है, वो पेशीय लेयर है। तो वही जो मायोमेट्रियम है ना, बीच वाला लेयर, गर्भाशय की दीवार का जो बीच वाला लेयर है मायोमेट्रियम, ये संकुचन वहीं पे होता है ना। वहां पर भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो ये जो लिखा गया ना कि प्रेगनेंसी के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण, तो ये वास्तव में गर्भाशय में जो मायोमेट्रियम है ना उसमें ये जोरदार संकुचन होता है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो जनरली हम कह सकते हैं कि गर्भाशय में जोरदार संकुचन होता है या गर्भाशय की दीवार में जोरदार संकुचन होता है प्रेगनेंसी के अंत में। क्लियर है? और जब ये संकुचन बहुत तेज होता है, बहुत जोरदार संकुचन होता है, गर्भाशय की दीवार में बार बार संकुचन होता है, तो उसके अंदर, गर्भाशय के अंदर जो पल रहा बच्चा है, क्योंकि यह पूर्ण विकसित हो गया है, पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, वो गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो यही प्रक्रिया यहाँ पे लिखी गई है इस पॉइंट में। फिर से देखते हैं कि प्रेगनेंसी के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु यानी फुल्ली डेवलप्ड फीटस गर्भाशय से बाहर आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और इसी प्रक्रिया को यानी पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु के गर्भाशय से बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को ही शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्चुरेशन। सिंपल है। देखिए मानव में जो प्रेगनेंसी की अवधि होती है 9 महीने की, ठीक, और उस अवधि के अंत में यानी प्रेगनेंसी के अंत में क्या होता है कि गर्भाशय की दीवार में यानी मायोमेट्रियम में बहुत ही तीव्रता से संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है और उन जोरदार संकुचनों के कारण ही जो पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु है, जो गर्भाशय में पल रहा पूर्ण विकसित बच्चा है, वो गर्भाशय से बाहर आ जाता है। और पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु के गर्भाशय से बाहर निकलने की इसी प्रक्रिया को कहते हैं शिशु जन्म या प्रसव, इंग्लिश में कहते हैं पार्चुरेशन। क्लियर है? आसान है, समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है प्रसव एक जटिल न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव एक जटिल न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रसव नर्वस सिस्टम द्वारा भी रेगुलेट होता है और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा भी रेगुलेट होता है।
और इसमें जो एंडोक्राइन, जो प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड है वो होता है मां का पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथ, जिसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है और उसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की दीवार में तीव्रता से संकुचन होता है और जिसके फलस्वरूप ये जो पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु है वो बाहर निकलता है, गर्भाशय से बाहर निकलता है। ठीक, तो इस क्रियाविधि को हम लोग अभी समझेंगे, तब तक आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रसव में कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं और कैसे कैसे ये संपन्न होता है। ठीक, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब तक इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि प्रसव किसे कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं प्रसव की क्रियाविधि को, जिसके अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे कि प्रसव के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये सब वो घटनाएं हैं जो प्रसव के दौरान संपन्न होती हैं। सभी घटनाओं को बहुत ही आसान से छोटे छोटे स्टेप में बांट करके लिखा गया है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि प्रसव के लिए सिग्नल पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु तथा प्लेसेंटा द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए जब प्रेगनेंसी की अवधि पूरी हो जाती है तो प्रसव के लिए सिग्नल दो जगह से उत्पन्न होता है। एक तो जो गर्भाशय के अंदर पूरी तरह से विकसित हो चुका बच्चा है वहां से, और दूसरा प्लेसेंटा से। तो पहला स्टेप यही है कि प्रसव का सिग्नल पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु यानी फुल्ली डेवलप्ड फीटस तथा प्लेसेंटा दोनों के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक, अब इन सिग्नल्स के प्रभाव से होता क्या है वो देखते हैं। तो अगला स्टेप क्या है कि ये सिग्नल्स गर्भाशय में हल्के संकुचन कराते हैं, इसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। देखिए जो सिग्नल्स उत्पन्न हुए दोनों जगह से, उन सिग्नल्स के प्रभाव से क्या होता है, गर्भाशय में हल्का फुल्का संकुचन होता है। और ये संकुचन कहाँ होता है, अभी हम लोगों ने समझा मायोमेट्रियम में। गर्भाशय की जो दीवार है उसका जो बीच वाला लेयर है ना, मायोमेट्रियम, जो स्मूथ मसल से बना है, उसमें होता है ये संकुचन। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि गर्भाशय में संकुचन होता है। लेकिन संकुचन की बात जब भी आएगी, गर्भाशय में संकुचन की बात जब भी आएगी, तो यही समझिएगा कि मायोमेट्रियम में वो संकुचन हो रहा है। ठीक, तो क्या है कि ये स्टेप क्या कहता है कि ये सिग्नल, जो सिग्नल्स उत्पन्न हुए दोनों जगह से, वो क्या करते हैं कि गर्भाशय में हल्के संकुचन कराते हैं। इन सिग्नल्स के प्रभाव से गर्भाशय में हल्का फुल्का संकुचन होता है और इसी को कहते हैं फीटल, क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए किसे कहते हैं समझिए, कि जो सिग्नल्स आए दोनों जगह से, कहाँ से, जो पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु है वहां से और प्लेसेंटा से, तो इन सिग्नल्स के प्रभाव से, इनके प्रत्युत्तर में जो हल्का फुल्का संकुचन हुआ गर्भाशय में, उसी को कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्लियर, समझ में आई बात। और ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये जो संकुचन हो रहा है गर्भाशय में, ये वास्तव में कहाँ होता है, ये होता है मायोमेट्रियम में। ठीक, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या है कि इसके प्रभाव से माता के पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। देखिए ये जो सिग्नल्स के प्रभाव में गर्भाशय के अंदर जो हल्का फुल्का संकुचन हुआ ना, उन संकुचन के प्रभाव से जो माँ है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। तीसरा स्टेप ये है, बहुत ही आसान है। ठीक, समझते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब क्या होगा, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है वो अगला स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप क्या है कि ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से गर्भाशय में तीव्र संकुचन होता है। देखिए अभी जो सिग्नल आया था ना दोनों जगह से, उन सिग्नल्स के प्रभाव में तो हल्का फुल्का संकुचन हुआ गर्भाशय में, और उन हल्के फुल्के संकुचन के प्रभाव से ऑक्सीटोसिन निकला। अब क्या है कि ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से जो गर्भाशय है ना, वहां पे तीव्र संकुचन यानी जोर जोर से संकुचन होने लगता है ना, जो उसका मायोमेट्रियम है वहां पे जोर जोर से संकुचन होने लगता है। किसके प्रभाव से, ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से। अब उसके बाद क्या होता है वो समझते हैं। अब क्या है कि गर्भाशय के तीव्र संकुचन के प्रभाव से, गर्भाशय के तीव्र संकुचन के प्रभाव से और अधिक ऑक्सीटोसिन निकलता है।
देखिए ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। कैसे कि अगर संकुचन होगा गर्भाशय में तो ऑक्सीटोसिन निकलेगा उसके प्रभाव से, और अगर ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से और ज्यादा संकुचन होगा गर्भाशय में। मतलब क्लियर है कि जितना अधिक ऑक्सीटोसिन निकलेगा उतना तीव्र, उतना जोर जोर से गर्भाशय में संकुचन होगा, और जितना ही जोर जोर से गर्भाशय में संकुचन होगा उतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं कह सकते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात ना। तो क्या हुआ कि यहां से फिर से देख लेते हैं कि जो सिग्नल्स के फलस्वरूप जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का संकुचन हुआ गर्भाशय में, उस संकुचन के प्रभाव से क्या हुआ कि माता के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकला। उसके बाद क्या हुआ कि इस ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से गर्भाशय में तीव्र संकुचन हुआ। जो थोड़ा बहुत संकुचन हो रहा था ना वो तीव्र हो गया, जोर जोर से होने लगा। और अब क्या है कि गर्भाशय के तीव्र संकुचन से, गर्भाशय में जोर जोर का संकुचन जो हो रहा है, उसके प्रभाव से क्या हुआ कि और अधिक ऑक्सीटोसिन निकलता है। समझ में बात आ रही है ना, एक दूसरे के ये आश्रित हैं। अब क्या हुआ, अगला स्टेप देखते हैं कि इसके कारण गर्भाशय में और तीव्रता से संकुचन होता है। वही बात है कि जितना ही अधिक ऑक्सीटोसिन निकलेगा उतना ही अधिक तीव्रता से गर्भाशय में संकुचन होगा। क्लियर। अब इन सभी के प्रभाव का रिजल्ट क्या हुआ, इन सभी जो घटनाएं हो रही है ना, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, और ज्यादा गर्भाशय में संकुचन हो रहा है, और ज्यादा संकुचन हो रहा है गर्भाशय में, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकल रहा है ना। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं उसका रिजल्ट क्या मिलता है वो समझते हैं। लास्ट स्टेप है कि इसके परिणाम स्वरूप, मतलब जोरदार संकुचन जो हो रहा है गर्भाशय में, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु है वो मां के गर्भाशय से जनन नाल यानी बर्थ कैनाल द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक, और उसके बाद जब बाहर आ जाता है बच्चा तो शीघ्र ही प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। ठीक, जो बहुत जोरदार संकुचन होने लगा गर्भाशय की दीवार में, मायोमेट्रियम में, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु है वो मां के गर्भाशय से कहां से बाहर आया, कहां से होते हुए, जनन नाल यानी बर्थ कैनाल से होते हुए वो बाहर आ गया। अच्छा, बर्थ कैनाल को हम लोगों ने डिस्कस किया था कहाँ, जब हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल का एसेसरी सेक्स ऑर्गन, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, हिंदी क्या हो जाएगा, ग्रीवानाल और योनि, यही दोनों संरचनाएं मिलकर के निर्माण करती हैं किसका, जनन नाल का यानी बर्थ कैनाल का, और यहीं से होते हुए बच्चा गर्भाशय से बाहर निकलता है। ठीक, यानी कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो तीव्रता से संकुचन हो रहा है, बहुत तेजी से संकुचन हो रहा है गर्भाशय की दीवारों में, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप जो पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु है वो सर्वाइकल कैनाल यानी ग्रीवानाल और योनि से होते हुए बाहर चला आता है, गर्भाशय से बाहर चला आता है। ठीक, और क्या है, जब ये बाहर चला आता है बच्चा, पूर्ण विकसित बच्चा, तो उसके तुरंत बाद ही क्या होता है कि प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। बस इतनी ही प्रक्रिया है प्रसव की। प्रसव के अंतर्गत यही सब घटनाएं हैं। ठीक, आसान था, समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग लैक्टेशन को देखते हैं। तो यही सब वो घटनाएं हैं जो प्रसव के दौरान संपन्न होती हैं। ठीक, आसान था, समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं दुग्ध श्रवण यानी लैक्टेशन। छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि स्त्री के स्तन ग्रंथियों यानी मैमरी ग्लैंड्स में प्रेगनेंसी के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और प्रेगनेंसी के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। ठीक, आसान है। इसी प्रक्रिया को दुग्ध श्रवण यानी लैक्टेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब क्या है कि स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान उसके स्तन ग्रंथियों में यानी मैमरी ग्लैंड्स में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, कई तरह के बदलाव आते हैं, और प्रेगनेंसी के अंत तक क्या होता है कि उनके स्तन ग्रंथियों से दूध उत्पन्न होने लगता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं दुग्ध श्रवण यानी लैक्टेशन। क्लियर है, आसान था। अब आगे देखते हैं क्या है। दुग्ध श्रवण प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से होता है। देखिए,
प्रोलैक्टिन ये हार्मोन जो है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ के रक्त में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स थे जिनकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, उसमें से ये भी एक हार्मोन था प्रोलैक्टिन। ठीक, तो यही वो हार्मोन है जिसके प्रभाव से दुग्ध स्रवण होता है, लैक्टेशन होता है। क्लियर? अगला स्टेप देखते हैं। दुग्ध स्रवण के शुरुआती कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक, दुग्ध स्रवण के शुरुआती कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसी को कहते हैं कोलेस्ट्रम, हिंदी में कहते हैं प्रथम स्तन्य या खीस। ठीक, और इसके बारे में विशेष क्या है कि कोलेस्ट्रम में कई प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज तत्व होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक, यानी ये जो कोलेस्ट्रम है इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज तत्व पाए जाते हैं जो कि बच्चे के प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसीलिए डॉक्टर द्वारा ये सलाह दी जाती है कि जन्म के बाद बच्चों को कुछ महीने तक माँ का ही दूध पिलाया जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहा प्रसव तथा दुग्ध स्रवण यानी पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ।